तो आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल बादशाहों के अंदर इंपोर्टेंट अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां के पश्चात में शासक बनता है और शाहजहां को बंदी बना लेता है 1658 ईस्वी के अंदर। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब दारा शिकोह को हरा करके राज सिंहासन पर बैठता है और औरंगजेब ऐसा शासक होता है जिसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। तो सबसे पहले हम औरंगजेब के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, इनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इनका विवाह किनके साथ में हुआ था और ये शासक कब बने थे। तो सबसे पहले कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी के अंदर होता है और जन्म हुआ कहां पर था, तो उज्जैन के अंदर हुआ। कि औरंगजेब का जन्म कहां पर हुआ था, 1618 ईस्वी के अंदर उज्जैन के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था, तो माता हमने शाहजहां के वीडियो के अंदर पढ़ा था कि इनकी माता का नाम मुमताज महल था। कि औरंगजेब की माता का नाम क्या था, तो मुमताज महल। फिर हम बात करें कि इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। पहली बार 1658 ईस्वी के अंदर, तो 1658 ईस्वी के अंदर ये अपना पहला राज्याभिषेक करवाते हैं। और दूसरा अपना राज्याभिषेक 1659 ईस्वी के अंदर करवाते हैं। दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी। इससे पहले ध्यान रखना अकबर का भी राज्याभिषेक 2 जगह पर होता है। पहला वो पंजाब के अंदर ही राज्याभिषेक करवा लेते हैं, जिस वक्त के अंदर हुमायूं की मृत्यु होती है तब वो पंजाब होते हैं। पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अकबर अपना पहला राज्याभिषेक करवाता है। फिर जब पानीपत के युद्ध, जो द्वितीय युद्ध होता है पानीपत का, उसमें हेमू को हरा करके पुनः वो अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। उसके पश्चात में औरंगजेब होता है जो सामूगढ़ के युद्ध के अंदर जीतने के पश्चात 1658 में अपना पहला राज्याभिषेक करवाते हैं। फिर 1659 ईस्वी के अंदर दोराई के युद्ध के अंदर दारा शिकोह को हरा करके ये अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाते हैं। तो इन्होंने जब राज सिंहासन पर बैठे थे तब इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी, तो उपाधि धारण की थी इन्होंने अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह-ए-गाजी। इस नाम से औरंगजेब राज सिंहासन पर बैठे थे कि अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह-ए-गाजी। यहां से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना आलमगीर, ये नाम मत भूलना कि आलमगीर के नाम से सिंहासन पर कौन बैठे थे। तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण की है, औरंगजेब ने। इससे पहले ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है आपके कि अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर के नाम से भी किसने उपाधि धारण की थी या सिंहासन पर बैठे थे, तो अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह-ए-गाजी के नाम से ये राज सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब ने केवल एक ही विवाह किया था, इनकी एक ही पत्नी थी जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम। इन्होंने एक से अधिक विवाह नहीं किया था। ये संपूर्ण रूप से इस्लाम धर्म को मानते थे, शव नैतिक आचरण के अंदर एकदम सुन्नी धर्म से संबंधित थे। तो ये औरंगजेब जो है वो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। कि क्वेश्चन ऐसा आए कि कट्टर सुन्नी मुसलमान कौन था, तो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे औरंगजेब। और ये संपूर्ण भारत के अंदर इस्लाम धर्म को विकसित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने हर अपनी जितनी भी प्रजा थी, जिनके अंदर हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे, उन सभी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया करते थे। जो इनका गलत निर्णय था
लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आए कि कट्टर सुन्नी मुसलमान कौन थे, तो कट्टर सुन्नी मुसलमान औरंगजेब थे। इन्होंने इस्लाम धर्म के विरुद्ध जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे उदाहरण के लिए कि इन्होंने नवरोज पर प्रतिबंध लगाया था। नवरोज, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन, तुल्लादान, तुल्लादान, सिक्कों पर नाम लिखवाना, सिक्कों पर नाम खुदवाना या लिखवाना, होली, दीपावली के त्योहार, शराब पर प्रतिबंध लगाया था। तो इन्होंने जो जो इन्हें इस्लाम के विरुद्ध लगा उन सभी चीजों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तो औरंगजेब ने किन पर प्रतिबंध लगाया, तो नवरोज पर, झरोखा दर्शन पर जो अकबर ने लागू किया था, झरोखा दर्शन, तुलादान यानी कि शासक के बराबर सोने चांदी के सिक्के तोले जाते थे, उन्हें सिक्कों पर नाम खुदवाना, क्योंकि ये समझते थे कि हमारे जो सिक्के हैं वो हिंदुओं के पास में भी जाते हैं, इसलिए इन्होंने सिक्कों पर नाम खुदवाना बंद कर दिया था। होली और दीपावली जो हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होते थे उन पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, और शराब पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ये चाहते थे कि पूरे भारत देश को इस्लाम देश बनाया जाए। तो यानी कि इन्होंने जो अपनी धार्मिक नीतियां थी वो इन्होंने कठोरता से लागू की थी संपूर्ण भारत को इस्लाम बनाने के लिए। नेक्स्ट इन्होंने ध्यान रखना, संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत व नृत्य पर प्रतिबंध, कि संगीत व नृत्य पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो संगीत व नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक मुगल बादशाह औरंगजेब थे। हालांकि ये भी ध्यान रखना कि औरंगजेब वीणा वादन करने में कुशल थे, कि इन्होंने संगीत पर तो प्रतिबंध लगाया था, किंतु क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि किस मुगल बादशाह को वीणा वादन करने के अंदर श्रेष्ठ माना जाता था, तो वह था, ध्यान रखना, औरंगजेब। जिस प्रकार से अकबर था, अकबर नगाड़ा बजाने के अंदर कुशल था, उसी प्रकार से औरंगजेब वीणा बजाने के अंदर कुशल थे। नेक्स्ट ध्यान रखना, इनके लिए औरंगजेब ने यह कहा था भारत के लिए कि दारुल हर्ब, दारुल हर्ब, दारुल हर्ब का मतलब है गैर मुसलमान देश, गैर मुसलमान देश को दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम का देश बनाने का प्रयास किया, बनाने का प्रयास किया। कि औरंगजेब ने दारुल हर्ब यानी कि गैर मुसलमानों के देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश बनाने का प्रयास किसने किया था, तो वो औरंगजेब ने किया था। तो ये इनके लिए गलत सिद्ध होता है कि राजा का ये कर्तव्य होता है कि भाई जो प्रजा है वो अपने रीति रिवाज खुद स्वतंत्र है अपने रीति रिवाजों में, लेकिन इन्होंने सभी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। और इसी का एक उदाहरण है कि सिखों के जो 9वें गुरु होते हैं, गुरु तेग बहादुर, जिनको इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था, जब उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो इन्होंने उनके शरीर पर कुरान लिखवा दिया था और 5 दिन तक याचनाएं दी थी, उसके पश्चात में उनकी हत्या कर दी थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी, तो औरंगजेब ने की थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिखों का कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, तो वो जहांगीर ने की थी। जहांगीर ने क्यों की थी, क्योंकि खुसरो को आशीर्वाद दिया था किसने, अर्जुन देव ने। तो आगे हम बढ़ते हैं औरंगजेब से संबंधित और क्वेश्चन और इनके समय के अंदर हुए विद्रोह की इन्होंने कहां कहां पर विजय अभियान चलाए और किस प्रकार से इनका किस किस के साथ में विद्रोह हुआ। तो सबसे पहला सिखों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह। और सिखों के विद्रोह के अंदर ध्यान रखना कि सिखों के 9वें गुरु
तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब उनकी हत्या कर दी गई कि गुरु तेग बहादुर की क्या कर दी गई? हत्या। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब ने की थी। कारण क्यों? इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। फिर इंपॉर्टेंट विद्रोह है मराठों का विद्रोह। मराठों का विद्रोह है, और मराठों के विद्रोह के लिए कि उस वक्त के अंदर मराठों के जो शासक थे वो छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी। तब दक्षिण भारत के अंदर मराठों पर औरंगजेब ने अपना जो पहला अभियान चलाया था वो शाइस्ता खां के नेतृत्व में चलाया था। शाइस्ता खां। शाइस्ता खां व शाइस्ता खां के साथ में भेजा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह मारवाड़ रियासत के शासक थे। तब इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध के अंदर अभियान चलाया था। छत्रपति शिवाजी। किंतु पहली बार के इस अभियान के अंदर शाइस्ता खां व जसवंत सिंह को असफलता का सामना करना पड़ता है और ये लौट करके वापस आगरा आ जाते हैं और पहले अभियान के अंदर छत्रपति शिवाजी विजयी होते हैं। तो बाद में छत्रपति शिवाजी को दमन करने के लिए, इनके विद्रोह को दमन करने के लिए औरंगजेब भेजता है आमेर के कछुआ वंश के शासक राजा जयसिंह। कछुआ वंश का शासक होता है राजा जयसिंह। राजा जयसिंह जब आता है तो छत्रपति शिवाजी व राजा जयसिंह के मध्य एक संधि हो जाती है, और वह संधि होती है, ध्यान रखना, पुरंदर की संधि, जो 1665 ईस्वी के अंदर होती है। पुरंदर की संधि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि आमेर के शासक राजा जयसिंह व छत्रपति शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि होती है, और इस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी को अपने कुछ किले मुगल बादशाह औरंगजेब को देने पड़ते हैं, और इस संधि के तहत ही छत्रपति शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार के अंदर उपस्थित करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी के पुत्र होते हैं संभाजी, और संभाजी को यहाँ पर मुगल दरबार के अंदर उपस्थित होना पड़ता है। किंतु बाद में औरंगजेब छत्रपति शिवाजी को भी मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहते हैं। तो छत्रपति शिवाजी स्वयं मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होते हैं, किंतु जब इन्हें मनसबदार के पद पर खड़ा किया जाता है तो इन्हें मनसब जसवंत सिंह से कम मनसब दिया जाता है, क्योंकि जसवंत सिंह को उस वक्त औरंगजेब 7000 मनसब देता है, किंतु इन्हें 7000 का मनसब नहीं दिया जाता है। तब ये अपने आप को अपमानित समझते हैं और ये दरबार से निकलने लगते हैं। तब इन्हें कैद कर लिया जाता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने जसवंत सिंह को हराया था, इसलिए ये इसे अपना अपमान समझते हैं कि जिसे मैंने हराया उसे मनसब अधिक दिया गया है और मुझे मनसब कम दिया गया। तब ये दरबार से जाते हैं, तब इन्हें बंदी बना लिया जाता है और कैद कर लिया जाता है। किंतु बाद में कैद अवस्था से छत्रपति शिवाजी वहां से फरार हो जाते हैं। इन्हें कैद किया जाता है, ध्यान रखना, आगरा के जयपुर भवन में। कि छत्रपति शिवाजी को कैद कहां पर किया जाता है? तो आगरा के जयपुर भवन में कैद किया जाता है। वहां से ये फरार हो जाते हैं और उसके पश्चात औरंगजेब को अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी वापस उन्हें नहीं मिलते हैं और मराठावाद में मुगलों के साथ में संघर्ष करते रहते हैं। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के पश्चात में संभाजी मराठों के शासक बनते हैं और इनका नेतृत्व करते हैं। तब संभाजी की बाद में औरंगजेब हत्या कर देता है। उसके पश्चात भी मराठा इनकी अधिकता स्वीकार नहीं करते हैं और कंटिन्यू संघर्ष जारी रहता है। तो इस प्रकार से मराठों का विद्रोह, जिसमें आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट,
पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। किनके मध्य हुई थी? तो राजा जय सिंह व छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है उसके पश्चात में कि औरंगजेब ने 1669 ईस्वी के अंदर मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर व मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था। कब दिया था? तो 1669 ईस्वी के अंदर। 1669 ईस्वी के अंदर मंदिर तोड़ो अभियान। मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था। तब इन्होंने द्वारका, बनारस आदि जगह पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़वाया था। तब इनका संघर्ष राजपुताना से होता है, राजपूतों से होता है। कारण क्या होता है राजपूतों से? कि 1668 ईस्वी के अंदर ही जोधपुर का जो शासक होता है जसवंत सिंह, इस जसवंत सिंह की हत्या हो जाती है। जब जसवंत सिंह को पहले मराठों के विरुद्ध में भेजा जाता है, मराठों से जब इन्हें असफलता मिलती है, तब जसवंत सिंह को भेज दिया जाता है अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। और अफगानिस्तान के अंदर जसवंत सिंह की पिंडारियों से युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका छोटा पुत्र होता है जिसका नाम होता है अजीत सिंह। कि जसवंत सिंह का पुत्र कौन होता है? अजीत सिंह। अजीत सिंह को औरंगजेब दिल्ली बुलवाता है, तब इन्हें दिल्ली लाया जाता है। किंतु दिल्ली से जसवंत सिंह का ही सरदार, जिनका नाम होता है दुर्गादास राठौड़, वह दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को यहां से भगा करके राजपुताने में ले आता है, मारवाड़। किंतु मारवाड़ पर औरंगजेब का अधिकार होता है, जोधपुर पर अधिकार होता है औरंगजेब का। तब दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर के मेवाड़ चला जाता है। मेवाड़ भी राजपुताना रियासत होती है और मेवाड़ में शरण लेता है राज सिंह के पास में। जैसे देखिए कि ये हो गया अपना भारत, यह है भारत। और यहां इस भारत के अंदर यहां पर है राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर यहां पर रियासत है वो है मारवाड़, और यहां वाली ये रियासत है यह है मेवाड़, और यहां पर है दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर अजीत सिंह को बुलाया जाता है। दिल्ली से दुर्गादास राठौड़ भगा करके मारवाड़ आता है, किंतु मारवाड़ के अंदर यहां पर औरंगजेब का अधिकार होता है। तो दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर के यहां आ जाता है। यह रियासत होती है मेवाड़, और मेवाड़ का शासक होता है उस वक्त के अंदर राज सिंह, महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह के पास में यहां पर शरण लेता है। तब इन राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब अपने पुत्र अकबर को भेजता है। यह बात ध्यान रखना कि राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब किसे भेजता है? तो अपने पुत्र अकबर को भेजता है। जब अकबर राजपुताने में आता है यहां पर, तो यह अकबर इनके साथ में संधि कर लेता है कि मारवाड़ के अंदर मारवाड़ का शासक होता है दुर्गादास राठौड़, जो अजीत सिंह का संरक्षण कर रहा होता है, और यहां पर होता है ये राज सिंह। जब ये विद्रोह के लिए आता है तो दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह अकबर को अपने साथ मिला लेते हैं और औरंगजेब के विरुद्ध ही विद्रोह के लिए भड़काते हैं। ये अकबर से कहते हैं कि आपके परदादा से लेकर के देख लो अकबर के समय से कि उन्होंने राजपूतों के साथ में मित्रता संबंध स्थापित रखे थे, वैवाहिक संबंध स्थापित रखे थे, तब आपका परचम हर पूरे भारत के अंदर लहरा रहा था। अगर आप भी स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते स्वयं को, तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो अकबर ने कहा कि भाई पिताजी है, तो पिताजी के सामने विद्रोह कैसे करे? तब दुर्गादास राठौड़ ने कहा हमारे तो मारवाड़ में एक इतिहास है। बोले क्या? कि मारवाड़ के अंदर राव गांगा की हत्या राव मालदेव ने की थी। भाई राव मालदेव अपने पिता राव गांगा की हत्या करता है। इतने राज सिंह बोले हाँ हमारे ही है। बोले कहीं? बोले राणा कुंभा की हत्या उद्दा नहीं की है। तो बोले एक काम कर, मुगला में तू पेंकड़ उपाड़ दे अकबर को। तो औरंगजेब का, तब अकबर कहता है ठीक है। तब अकबर क्या कर देता है? स्वयं को शासक घोषित कर देता है। और इस समय के अंदर भी जब औरंगजेब को पता चलता है, अकबर जाकर के औरंगजेब को विद्रोह का न्योता दे देता है कि मैं स्वयं राज शासक हूं और मेरा साथ ये देंगे। तब औरंगजेब एक जाली पत्र भिजवाता है इनके खेमे में, दुर्गादास और राज सिंह के पास में, कि बेटा हो तो तेरे जैसा, कि जितने भी राजपूत हैं उन सभी को तूने मेरे सामने ला करके खड़ा कर दिया है और एक एक करके मैं सभी को मार दूंगा। तब दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह भी अकबर का साथ नहीं देते। जब औरंगजेब युद्ध के लिए आता है तो अकबर अकेला हो जाता है। ये दोनों वापस जोधपुर और मारवाड़ आ जाते हैं, सॉरी मेवाड़ आ जाते हैं। तब
अकबर वापस भागता है और इनके पास में आता है शरण लेने के लिए, तब ये कहते हैं कि भाई आप मराठा राज्य में चले जाओ, अर्थात दक्षिण भारत चले जाओ जहां छत्रपति शिवाजी के वंशज है और वहीं पर आपको रक्षा के लिए शरण मिलेगी। तब अकबर यहां से भाग करके कहां चला जाता है, दक्षिण भारत चला जाता है। और दक्षिण भारत में भी औरंगजेब अकबर का पीछा करते करते 1682 ईस्वी के अंदर दक्षिण भारत पहुंचता है। और दक्षिण भारत में जाने के पश्चात औरंगजेब अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी भी उत्तर भारत नहीं आ पाता है और दक्षिण भारत के अंदर ही रहता है। इसीलिए औरंगजेब की दक्षिण भारत की कब्रिस्तान कहा जाता है कि दक्षिण भारत की कब्रिस्तान किस शासक को कहा जाता है, किस शासक के लिए कहा जाता है, तो औरंगजेब के लिए, क्योंकि औरंगजेब कभी भी बाद में कहा नहीं आ पाता है, उत्तर भारत में नहीं आ पाता। 1682 से लेकर के 1707 ईस्वी तक ये दक्षिण भारत में ही रहता है और यहीं पर दौलताबाद के अंदर इन्हें दफनाया जाता है। ये ध्यान रखना 1707 में जब ये दक्षिण भारत जाता है औरंगजेब, तब अकबर को ऐसा लगने लगता है कि मराठों पर भी ये भारी पड़ रहा है, तो अकबर यहां से चला जाता है फारस। कहां चला जाता है, तो फारस चला जाता है। तो ये विद्रोह होता है इनका राजपूतों के विरुद्ध के अंदर। पहले अकबर को भेजता है, फिर अकबर को ये अपने साथ में मिला देते हैं और अकबर अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर देता है। फिर अकबर अपनी शरण मराठा के अंदर लेते हैं। जब दक्षिण भारत में औरंगजेब जाता है तो ये फारस चला जाता है। नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं कि औरंगजेब के समय में और किन किन के विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट है जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह, तो जाटों के प्रारंभिक विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो गोकुल जाट करता है। कि जाटों का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, तो गोकुल जाट करता है। गोकुल जाट की औरंगजेब हत्या करवा देता है। तब गोकुल के पश्चात में जाटों का जो नेतृत्व करता है वो राजा राम जाट करता है, राजा राम जाट। और ये राजा राम जाट औरंगजेब को धार्मिक स्थिति बताता है कि भाई जिस प्रकार से हिंदुओं व सिखों को ये कहता है कि इस्लाम धर्म स्वीकार करो, जब इस्लाम धर्म को ठेस पहुंचती है तो क्या होता है, तब राजा राम क्या करता है, अकबर के मकबरे के अंदर जाकर के अकबर की ही हड्डियों को ला करके जला देता है। हिंदू रीति रिवाज के तहत ये कहता है कि भाई आप तो जीवतों को इस्लाम धर्म स्वीकार करो, मैं मरुड़ा ने हिंदू बनाना। तब ये अकबर के मकबरे के अंदर जाता है, इनकी हड्डियों को ला करके क्या कर देता है, जला देता है राजा राम जाट। फिर राजा राम जाट की भी हत्या कर दी जाती है। उसके पश्चात में जाटों का नेतृत्व करता है चूड़ामन जाट। और यही चूड़ामन जाट, ध्यान रखना, भरतपुर नगर बसाता है, भरतपुर एक शहर बसाता है। क्वेश्चन आता है भरतपुर की स्थापना किसने की थी, तो चूड़ामन जाट ने की थी। किसके समय के अंदर की थी, औरंगजेब के शासनकाल में की थी। तो ये होते हैं औरंगजेब के समय के अंदर विद्रोह, जाटों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह, राजपूतों का विद्रोह और मराठों का विद्रोह। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है औरंगजेब से संबंधित कि औरंगजेब अन्य धर्मों के प्रति इतना कट्टर था कि सभी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर करता था, किंतु फिर भी ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिनके दरबार में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो वह औरंगजेब था। औरंगजेब के दरबार के अंदर 33% हिंदू सेनापति थे, ये ध्यान, 33% हिंदू सेनापति। नेक्स्ट बात ये ध्यान रखना कि औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की जब मृत्यु होती है तब ये औरंगाबाद के अंदर उनका मकबरा बनवाता है, औरंगाबाद। और औरंगाबाद में जो मकबरा बनवाता है उसका नाम है बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा कहां पर है, औरंगाबाद के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब ने करवाया था। इसे ताजमहल की नकल भी कहा जाता है, ताजमहल की नकल या द्वितीय ताजमहल, या कई जगह ऐसा आता है ताजमहल की दोहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बीबी के मकबरे को। औरंगजेब भी चाहता है कि भाई जिस प्रकार से पिताजी ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में
ताजमहल बनाया था, तो मैं भी अपनी पत्नी की याद के अंदर ताजमहल की तरह ही बनाऊं, तब बीबी का मकबरा बनाया गया। इसे ताजमहल की दुल्हन शक्ल कहते हैं या ताजमहल की नकल कहा जाता है। तो ये था बीबी का मकबरा। यहीं से औरंगजेब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हो जाते हैं समाप्त। फिर औरंगजेब के पुत्र होते हैं, उनके मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू होता है मुअज्जम और आजम के मध्य। मुअज्जम पुनः सिखों की सहायता लेता है। सिखों के 10वें गुरु जो होते हैं गुरु गोविंद सिंह, उनकी सहायता से मुअज्जम शासक बनता है, आजम को हरा देता है और बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। तो दोस्तों हम कल पढ़ेंगे उत्तर मुगल बादशाह कि कौन कौन मुगल बादशाह बने थे, जिनमें इंपोर्टेंट मुगल बादशाह है बहादुर शाह। बहादुर शाह के पश्चात में जहांगीर शाह शासक बनता है। जहांगीर शाह के पश्चात में फर्रुखशियर बनता है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला बनता है, शाह आलम, अकबर और बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति तक मुगल बादशाह होते हैं, फिर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के लिए।